तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है, हम तीन छोटे छोटे लॉज पढ़ेंगे। तो पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? देखिए, रॉबर्ट बॉयल और उसका स्टूडेंट था, रॉबर्ट बॉयल और उसका स्टूडेंट रॉबर्ट हुक जो है, इन दोनों ने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करवाया था। किसके दरमियान? बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड प्रेशर, कि गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ये इनकी जो है इन्वेस्टिगेशंस थी। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने ये देखा कि अगर हम मास गैस का कांस्टेंट रखते हैं, गैस की अमाउंट कांस्टेंट रखते हैं, गैस के मोल्स कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके बाद गैस का जो वॉल्यूम होता है, जो फिक्स मास का जो जितना भी वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। तो हम बॉयल्स लॉ में सिंपली इट शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, और किसके साथ? वॉल्यूम का किसके साथ रिलेशन है? वॉल्यूम का रिलेशन है किसके साथ? वॉल्यूम का रिलेशन है प्रेशर के साथ। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखते हैं? क्योंकि टेम्परेचर का अपना रोल होता है। तो बॉयल्स लॉ को हम तीन तरीकों से जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं या इसको स्टेट कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि भाई बॉयल्स लॉ है क्या? रॉबर्ट बॉयल एंड हिज स्टूडेंट रॉबर्ट हुक इन 1662, और हमारे बुक में 60 लिखा हुआ है, एक ही बात है, वही फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है। मेड मेनी इन्वेस्टिगेशंस शोइंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, कि वॉल्यूम गैस का, उसका मास फिक्स हो, उसका जितना भी वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम, और इन्होंने देखा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कंडीशन क्या थी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। भाई क्यों कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर का अपना इफेक्ट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो उसका और प्रेशर का कंबाइंड इफेक्ट होगा। फिर ये हमें बॉयल्स लॉ से नहीं, फिर ये हमें पता चलेगा कंबाइंड गैस लॉ से। ये हमें पता चलेगा कहां से? कंबाइंड गैस लॉ से। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। रॉबर्ट बॉयल कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको तीन पीरियड दिखाई देंगे। पहला ग्रीक पीरियड है, दूसरा मुस्लिम पीरियड है। ग्रीक पीरियड अप टू 500 तक था, और मुस्लिम पीरियड 500 से लेके 1600 तक था। तो 1600 से ऑनवर्ड जो है वो मॉडर्न केमिस्ट्री का पीरियड शुरू होता है। उस पीरियड की जो फर्स्ट शुरुआत थी, कुछ साइंटिस्ट, लिवाइजर हो गया, रॉबर्ट बॉयल हो गया, तो ही इज ऑनररी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को इसका ऑनररी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद ये है कि पहली स्टेटमेंट, इसको तीन तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो पहली स्टेटमेंट यही है कि वॉल्यूम जो है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और आप इसको इस तरह से, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अगर आप इनवर्स ऑफ प्रेशर लेते हो तो ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम के। या अगर आप इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेते हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। दूसरी स्टेटमेंट को आप इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हो कि इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तीसरी स्टेटमेंट हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्राइव करते हैं, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि जब भी आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कांस्टेंट फिगर मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट हैं, तीन तरीके हैं जिसके जरिए हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा कि इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तीसरा, अगर दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करें तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बात समझ आ रही है बेटा? सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है, सेकंड वाली स्टेटमेंट समझ आ रही है? ओके, तो थर्ड वाली सिंपल है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए भाई, इस बॉयल्स लॉ में आपको कांस्टेंट क्या मिलेंगे? कांस्टेंट आपको मिलेगा एक तो प्रोडक्ट ऑफ पीवी,
टीवी, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, अमाउंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, अब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अमाउंट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे, और प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी। तो ये 3-4 जो है चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है इसमें बॉयल्स लॉ में, ठीक है। चलिए इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा, बढ़े नेक्स्ट पेज पे, बढ़े नेक्स्ट पेज पे, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको मैं हटाता हूं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करें भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू केएमटी, when a gas is compressed due to empty space in the gas molecules come close to, तो जब आप गैस का सर्टेन वॉल्यूम है तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स से प्रेशर लगाते हो तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमाइज होता है, कम होता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो जब गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो उसका जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, और उसकी वजह से कि जैसे ही आप क्या करोगे कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो फिर ये कह रहा है कि प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, कि मीन फ्री पाथ कम हो गया, नंबर ऑफ कुलियंस मोर फ्रीक्वेंट हो गए, नंबर ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम कम पड़ गया ना, वॉल्यूम कम पड़ गया तो वॉल्यूम कम होने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो नंबर ऑफ कुलियंस मोर फ्रीक्वेंट हो गए। इस वजह से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। तो जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ आई बेटा, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, आई आई आ गई, चलें भाई अच्छी बात है, आ गई। उसके बाद क्या चीज है, लिमिटेशंस, के इस लॉ में खामियां कौन सी हैं, किस किस जगह पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द आइडियल गैस। अब गैस लॉ जितने भी हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारे आइडियल गैसेस पे ही तो अप्लाई होते हैं। द लॉ कैन नॉट बी अप्लाई टू रियल गैसेस ड्यू टू सर्टेन रीजंस, पढ़ते हैं। दिस लॉ वर्क्स एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर आप ये कंडीशन रखोगे तो गैस कौन सा बिहेवियर शो करेगी, आइडियल। अगर आप इसको चेंज करोगे, अगर आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर करते हो तो गैस जो है आइडियल से क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल। तो ये लॉ किस पे वैलिड है, सिर्फ आइडियल गैसेस पे। तो जैसे ही गैस आइडियल से नॉन आइडियल हो जाएगी, जैसे ही गैस आइडियल से नॉन आइडियल हो जाएगी तो ये लॉ काम नहीं करेगा। हाँ, अगर गैसेस सारी गैसेस पे अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड गैस आइडियल होनी चाहिए। आइडियल होने का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर जो है हाई रखें, प्रेशर नॉर्मल रखें, तो गैस गैस ही रहेगी और उस पर बॉयल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। पर अगर आप कंडीशन ये थर्ड पॉइंट वाली रखते हो, ठीक है, तो फिर गैस आइडियल नहीं रहेगी। जब गैस आइडियल नहीं रहेगी तो बॉयल्स लॉ काम नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, कि नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट इनके ग्राफ है, ग्राफ को समझने की कोशिश करें। तो पहला ग्राफ ये है, लॉग वाले को छोड़े नीचे आते हैं। पहला ग्राफ ये है कि अगर आप लॉग पी लेंगे और लॉग वी लेंगे तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अगर लॉग पी लेंगे बढ़ रही है, ठीक है, और 1/इनवर्स वॉल्यूम लेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो इस तरह से बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप इस तरह से मिलेगा ग्राफ। पर हमारे जो सिलेबस में है वो ये ग्राफ है ना, हम इसको फोकस करते हैं। इसको देखें जरा कि पी और वी, अगर आप वी लेते हो तो फिर इस पे यहाँ पे अगर ये 1 है तो आपका यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए। अगर ये 1 लेते हो तो फिर आपका 2 जो है वो सॉरी, अगर इसको 2 लेते हो प्रेशर को तो फिर वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम लेते हो, यहाँ पे हम प्रेशर लेते हैं, तो वॉल्यूम देखें आप क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है। आप इसको इग्नोर करते हैं, हम प्रेशर कंसीडर।
तो जैसे जैसे क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको जरा इस तरह से देखते हैं। मान लें कि मेरे पास एक गैस है, मैंने उसका वॉल्यूम इधर लिया है सीएम क्यूब, मैंने इधर प्रेशर जो है वो एटीएम में लिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम था, जब प्रेशर था 1 एटीएम, तो मान लें कि गैस का वॉल्यूम 80 सीएम क्यूब है। हमने क्या किया, बॉयल्स लॉ अप्लाई किया, हमने प्रेशर क्या किया, डबल किया। अब देखें बॉयल्स लॉ कहता क्या है, बॉयल्स लॉ सिंपल कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो अदर वर्ड में आप ये कह सकते हो कि अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज डबल्ड, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर P से 2P करते हो यानी डबल करते हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो हमने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई अब हमने क्या किया है, हमने जो है प्रेशर डबल किया है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा 40। अब हमने क्या किया कि हमने प्रेशर फर्दर डबल कर दिया 4, तो वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज होकर 20 हो जाएगा। हमने प्रेशर और डबल कर दिया 8, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा, आपको जो ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ को हम कहते हैं, ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ये बुक में लगा हुआ है, होता है हाइपरबोला, मैथमेटिकली इट इज अ हाइपरबोला। तो पैराबोला, इसको हम बोलेंगे आइसोथर्म, आइसोथर्म बोलेंगे। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, थर्म का मतलब हीट। तो क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो हम कहेंगे कि इसको आइसोथर्म कहेंगे। तो ये आइसोथर्म आपको कब मिलेगा, मेन प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको ये नॉन लीनियर कर्व मिलेगा, आपको पैराबोला कर्व मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। चले दूसरा ग्राफ करते हैं। अच्छा, इसी ग्राफ को दूसरा ग्राफ करते हैं। नहीं, दूसरा ग्राफ ये है कि आपने क्या किया, आपने इनवर्स ऑफ प्रेशर लिया। तो हमने पढ़ा था कि इनवर्स ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आप प्रेशर इनवर्स करते हैं तो वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है कि लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप होगा, यानी लाइन आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेते हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इनवर्स लेते हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर इनवर्स लेते हो तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करें कि इनवर्स प्रेशर ले रहे हैं, तो प्रेशर को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे प्रेशर को, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, सीधी लाइन मिलेगी आपको। तो कैसे मिलेगी, एक नजर आपकी खिदमत में कि भाई प्रेशर था 1 एटीएम, प्रेशर हमने एटीएम में लिया, प्रेशर था 1 एटीएम मान लें, वॉल्यूम था 2 सीएम क्यूब, वॉल्यूम हमने लिया सीएम क्यूब में। तो हमने क्या किया भैया, हमने जो है प्रेशर को कर दिया आधा, प्रेशर को क्या कर दिया आधा, कि हमने इन्वर्स करना है यानी रिवर्स करना है, प्रेशर को कम करते जाना है, किया हमने। तो प्रेशर आधा किया, प्रेशर आधा किया तो वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, वॉल्यूम डबल हो जाएगा, 2v हो जाएगा। अगर यानी आप प्रेशर 1/2 करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2v। अगर आप प्रेशर 1/4 करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4v। समझ आ रही है बात। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, तो जितना आप प्रेशर कम करते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्लियर है काका, क्लियर, क्लियर है बेटा, बताते जाएं तो फिर आगे बढ़ें। काका क्लियर, एकदम क्लियर, मस्त है। चले, तो भाई हमने प्रेशर को आधा किया,
आधा किया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा भैया, वॉल्यूम डबल हो गया, 4 हो गया। हमने प्रेशर को और कम किया, 1/4 किया, तो 1/2 पे जितना वॉल्यूम था 1/4 करने से क्या हो जाएगा, उससे डबल हो जाएगा, यानी 8 हो गया। तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो हमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आइसोथर्म मिलेगा। कब मिलेगा भैया, कब मिलेगा, जब आप इनवर्स ऑफ प्रेशर लोगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्लियर बेटा। तो दोनों नॉन लीनियर और लीनियर रिलेशन आप दोनों को समझ आ गए, दोनों समझ आ गए कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो नॉन लीनियर हाइपरबोला कह लें या पैराबोला कह लें, ठीक है। होता हाइपर है पर बुक में पैराबोला लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मान लें तो आपको वो मिलेगा। अगर आप प्रेशर इनवर्स लेते हो या वॉल्यूम इनवर्स लेते हो, अगर प्रेशर इनवर्स लोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम इनवर्स लोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इज इट क्लियर, ये दोनों बातें क्लियर हैं। अच्छा, अब एक और ग्राफ लेते हैं। दूसरा ग्राफ ये है कि भाई जो पीवी जो है, पीवी, अगर आप इसको प्रेशर के अगेंस्ट में, प्रेशर यहां से आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रेशर के अगेंस्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पीवी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। पीवी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो पीवी का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मान लें कि हमारे पास पीवी ये है और पीवी ये है। अब मान लें कि हमने क्या किया हुआ है, हमने जो भैया ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। मुझे ये बताएं, अब एक चीज ध्यान में रखें पहले कि प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक चीज ये ध्यान में रखें। उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, उसके बाद जवाब देना है आपने। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो मुझे बताएं ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ए बी सी डी, डी में कर लेते हैं नन ऑफ दिस। सही, T1 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू T3, T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3 or is greater than T2 and T2 is greater than T1। थोड़ा सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के क्या बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब बताएं व्हाट शुड बी द, मैंने पता नहीं क्या लिखा था, 2T1 तरह से लिखा था, पता नहीं क्या, चलें क्या होगा, करते जाएं करते जाएं, क्या होगा। तो भैया अब देखें, मान लीजिए टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब देखें टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से, समझिए एक बात, टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर, टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर, ये चीज समझ आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अगर हाँ तो पीवी बढ़ेगी, तो T1 जो है वो कम से कम टेम्परेचर है, तो प्रोडक्ट ऑफ पीवी ये क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है ना, यहां से इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि T2 T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर है बेटा, क्लियर काका, क्लियर, ओके। चलें एक और ग्राफ की तरफ चलते हैं, छोड़ेंगे नहीं आज किसी भी ग्राफ को। मान लें हमारे पास कुछ इस तरह का सीन है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, एक ग्राफ हमें इस तरह से मिला, दूसरा ग्राफ हमें इस तरह से मिला, तीसरा ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिला। अगेन द क्वेश्चन इज सेम,
T1 is equal to T2, T2 is equal to T3, T1 is less than T2, T2 is less than T3, और T3 is greater than, लेस देन और ग्रेटर देन ये तो सेम हो जाएगा, या हम लिखें कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3, और कोई नहीं है. व्हाट यू से, व्हाट यू से. बस हिंट सिंपल है कि यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर एक नहीं है. वी नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो ग्राफ उतना ऊपर जाएगा, वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो आपका जो T1 है वो कम से कम है, ठीक है. T3 जो है सबसे ज्यादा है. हम क्या कहेंगे कि T1 इज लेस देन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी. आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर. ओके 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 ओके, चलिए भैया बढ़ते हैं आगे. उसके बाद वापस आते हैं कि भाई ये ग्राफ हो गया, तो ये वही सीन है कि वॉल्यूम जितना वॉल्यूम की तरफ जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है. वॉल्यूम यहाँ पे देखें कि ये वॉल्यूम इस जगह पे है, ये वॉल्यूम इस जगह पे है, ये वॉल्यूम इस जगह पे है. तो आप समझ सकते हैं वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है. T1 पे जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, T1 पे वॉल्यूम जो है ज्यादा है, पे जो है कम है, और T3 पे जो है और कम है. तो यहाँ पे आप रिलेशन क्या होगा कि T1 जो है वो सबसे ज्यादा है, T1 जो है वो सबसे ज्यादा है. क्लियर है, क्लियर. ओके चलिए भैया इसको करते हैं सेव. और आते हैं आगे. इसके बाद नंबर आता है किसका, चार्ल्स लॉ का. अच्छा, एक अक्सर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा नॉर्मल बुक्स में कि भाई एयर जो है सी लेवल पे डेंस होती है. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कि एयर सी लेवल पे डेंस होती है. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गैल-यूसेक्स लॉ. क्या होगा, देखिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो भाई सी लेवल पे एयर का प्रेशर ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो लॉ कौन सा हो गया, बॉयल्स लॉ. के बाद के वेदर बैलून्स की डेंसिटी कम होती है, हॉट वेदर बैलून्स की डेंसिटी कम होती है. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. आपको काफी फॉरेन बुक्स में मिलेंगे क्वेश्चन. बॉयल्स लॉ होगा या चार्ल्स लॉ होगा, चार्ल्स लॉ होगा. क्यों, कि हॉट जो डेंसिटी है आपकी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हॉट एयर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो वेदर बैलून जितना हॉट होगा गैसेस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, उतना ऊपर जाएगा ना वो, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी वो तो नीचे आएगा, टुवर्ड्स अर्थ आ जाएगा. तो ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, हॉट होना चाहिए गैस. दोनों चीजें क्लियर हैं, दोनों चीजें क्लियर हैं, दोनों चीजें क्लियर हैं. ओके, तो अब आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ. तो चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ की बात करें तो सिंपल बात है कि जैक्स चार्ल्स ने 1787 में, अब इसने क्या किया था, इसने बताया था हमें कि वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, इसकी भी तीन स्टेटमेंट, इसको भी हम तीन तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट्स किसकी, चार्ल्स लॉ की. अच्छा, दूसरी बात एक चीज रह गई, उसको पूरा करें पहले बॉयल्स लॉ में. तो बॉयल्स लॉ में मैथमेटिकल इक्वेशन आप कैसे करोगे, मैथमेटिकली अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, इसको मिटाते हैं अभी, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर. तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो इधर आ जाएगा भैया के, P इज इक्वल टू के अपन पी.
तो P नीचे डिवाइड करा, इस साइड पे लाएं, इस साइड पे लाएं तो V से मल्टीप्लाई करेगा, तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो ये थी आपकी सेकंड स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये जो K है, K किस पे डिपेंड करता है, कौन बताएगा? K डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? अब जो भी फैक्टर हमने बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रखे थे उनको आप वेरी कर दें। जो भी फैक्टर हमने क्या किए थे, कांस्टेंट रखे थे, तो K किस पे डिपेंड करेगा? K डिपेंड करेगा भैया टेम्परेचर पे, अमाउंट पे, मोल्स पे, अमाउंट मोल सेम थिंग है, पार्टिकल्स पे, क्योंकि अगर आप अमाउंट चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम अमाउंट की वजह से चेंज होगा, फिर प्रेशर की वजह से नहीं, अमाउंट की वजह से। क्योंकि हमें अगर खाली प्रेशर का इफेक्ट चाहिए, अगर हमें प्रेशर का इफेक्ट चाहिए तो हम अमाउंट को भी कांस्टेंट रखेंगे, मोल्स, अमाउंट यानी मोल्स यानी पार्टिकल्स, ठीक है, इनको कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर आप इनका वैल्यू चेंज करते हो तो भैया K का वैल्यू चेंज हो जाएगा। K का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज, बिल्कुल PV चेंज हो जाएगा ना बेटा। K किसके बराबर है? PV। इस प्रोडक्ट को ही तो हम K कह रहे हैं, तो आपका PV क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो नहीं दिखा था हमने ग्राफ, अभी तो देख के आए थे हम ग्राफ कि भाई ये PV, ये PV और ये PV, फर्क क्या था? टेम्परेचर का डिफरेंस था ना। तो टेम्परेचर के चेंज होने से ये ग्राफ ऊपर नीचे आ रहे थे। क्लियर? समझ आ गई बात? समझ आ गई? ओके। किसकी नेचर? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, सब गैसेस, और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हो तो आपका वॉल्यूम तो वही होगा। गैस, डिफरेंट गैसेस की अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर डिफरेंट गैसेस की अमाउंट नहीं, अगर आप मोल सेम लेते हो तो फिर तो वॉल्यूम सेम होगा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं किसकी, इसको आगे बढ़ाते हैं कि भाई लेट सपोज हमारे पास P1 इनिशियल प्रेशर है, V1 उस पे इनिशियल वॉल्यूम है, इट इज इक्वल टू K। अगर हम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर हमने P1 से चेंज करके P2 कर लिया, तो भैया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि इसकी भी प्रोडक्ट भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो भाई कांस्टेंट कांस्टेंट को खा गया, ये दोनों वैल्यू सेम आने हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आने हैं तो हम क्या कहेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और इक्वेशन 2 से आप इसके जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए भैया। अब मैं अक्सर एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको भी दे देता हूं कि भैया द प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड V1 इज X। अक्सर टेस्ट में देता हूं, अभी क्योंकि आपको पहले दे रहा हूं तो टेस्ट में नहीं दूंगा, सीधी बात। तो प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 इज X इफ प्रेशर इज डबल्ड। हम प्रेशर डबल करें, if pressure is doubled, product of U and V at constant temperature will be कितनी होगी? A B C D। भैया x/2 क्योंकि हमने प्रेशर डबल किया है, 2x क्योंकि हमने प्रेशर का इनवर्स इफेक्ट हुआ है, या 3x, या कोई चेंज नहीं आएगी। आराम से सोच के करना, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी हमने प्रेशर P1 से P2 यानी प्रेशर चेंज किया। इफ मान लें कि P1 इज नॉट इक्वल टू P2 के P1 और P2 बराबर नहीं है तो वॉल्यूम भी तो बराबर, अगर ये है तो फिर ये कंडीशन होगी V1 विल नॉट इक्वल टू V2, बट इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो सेम होगी। यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर भैया P1 और V1 X है तो P2 एंड V2 भी क्या होगा? X होगा भैया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर?
व्हाट इज द राइट आंसर? डी। समझ आ गया? ऑन ऑफ नहीं होगा ना, सेम ही रहेगा। ये हाउ तो बताया मैंने, बाकी क्या बताया? हाउ करके तो बताया। अरे भैया मैथ में वीक हो क्या? देखो सिंपल सी बात है कि P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P2 V2 इज इक्वल टू भी तो कांस्टेंट होता है ना। अगर P1 V1 इज इक्वल टू K है तो P2 V2 इज इक्वल टू K है, तो K इज इक्वल टू K होगा या K इज नॉट इक्वल टू K होगा? क्या होगा? A और B? A होगा B होगा? K इज इक्वल टू K होगा। अगर K इज इक्वल टू K होगा तो भाई, तो अगर P1 की प्रोडक्ट X है तो P2 और V2 की प्रोडक्ट भी तो X होगी। सही है? और तो प्रेशर डबल किया था हमारा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना, तो बात तो वही हो जाएगी। मान ले बच्चों को पता नहीं कहां से चिड़ियाघर से भाग के आए हो, मान लें कि आपका प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम 4 लीटर था, आपने प्रेशर 2 कर दिया तो वॉल्यूम 4 से आधा हो जाएगा ना। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4। आ गया समझिए? अभी भी कार्टून नेटवर्क देखोगे? आ गया समझ? गरीबो, अच्छा हमाद को आ गया, चलें अच्छी बात है भाई, हमाद को आ गया, यार हमाद को आ गया यानी दुनिया को आ गया। तो आगे आते हैं चार्ल्स लॉ पे। तो भैया चार्ल्स लॉ ने क्या किया था? जैक्स चार्ल्स, इसका पूरा नाम था जैक्स अलेक्जेंडर सेसल चार्ल्स। अब इसने वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड किया था। ये भी 3 स्टेटमेंट है। पहली है कि द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसकी 3 स्टेटमेंट है। तो अगेन हमें इधर आना पड़ेगा भाई। स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature. Don't forget this thing. What is absolute temperature? The temperature in Kelvin scale. The temperature in Kelvin scale is called absolute temperature. ठीक है? आवाज को क्या हुआ है? आवाज आ रही है? Can you hear me guys? Okay. हेडफोन देखो बेटा, नीचे गिर गया होगा। तो भाई ये इक्वेशन ड्राइव कैसे होगी? पहली स्टेटमेंट वाली कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो V इज इक्वल टू के टी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वेरिएबल है, इधर लाएं, टेम्परेचर वेरिएबल है इस साइड पे लाएं, तो मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो V अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो ये वाला जो कांस्टेंट है भैया, ये वाला जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जो है किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? कौन बताएगा? किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? मास पे, प्रेशर पे। ठीक है, ये मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो अगर प्रेशर चेंज करोगे तो आपका वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? कि प्रेशर का अपना इफेक्ट होगा वॉल्यूम पे, प्रेशर का अपना इफेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भैया? कि लेट्स मान लें कि V1 इनिशियल वॉल्यूम था T1 पे, तो V1 इनिशियल वॉल्यूम था किस पे? T1 पे। तो ये रेशियो किसके बराबर है? K के, कांस्टेंट के। तो अगर हम मान लें कि टेम्परेचर डबल करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करते हैं, तो चार्ल्स लॉ कहता है कि गैस का वॉल्यूम डबल होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, लीनियर रिलेशन है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करते हो, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, सेल्सियस में नहीं, अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो आपको वॉल्यूम डबल नहीं मिलेगा। वॉल्यूम मिलेगा अगर आप 100 केल्विन टू 200 केल्विन करते हो। तो अगर आप केल्विन में टेम्परेचर डबल करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो आपने टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम सेम रहेगा, चेंज होगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। भाई कह रहा कि ये रेशियो भी क्या रहेगा? के रहेगा। भाई के को खा गया, बाकी रहे क्या गया? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. This is equation number 2 and this equation is called mathematical form of Charles law. इस इक्वेशन से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, किसके? चार्ल्स लॉ के।
यहां तक क्लियर है भैया? यहां तक क्लियर है? क्लियर है, ओके 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 ओके। अच्छा, तो ये पहली स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वैसे भैया हम ये पढ़ते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको इक्वेशन, अगर आप एब्सोल्यूट स्केल यूज करते हैं तो ये इक्वेशन यूज होगी फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर आप केल्विन स्केल यूज करते हो तो आपके लिए ये इक्वेशन काफी है। पर अगर आप सेल्सियस स्केल यूज करते हो, अगर आप सेंटीग्रेड स्केल यूज करते हो, यू विल गो फॉर द दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन में जो वीटी है, वीटी क्या है? वॉल्यूम एट न्यू टेम्परेचर। कि आप टेम्परेचर कितना चेंज करते हो, जितना भी आप मर्जी है कर लें, ठीक है। व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज व्हाट? ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या ली थी? यहाँ पे अगर आप सेल्सियस स्केल यूज करते हो तो एक चीज नेसेसरी है, मैंडेटरी है, वो ये है कि आपको टेम्परेचर जो है, जो इनिशियल है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना होगा एज अ रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हो तो ये इक्वेशन आपको गाइड करेगी, ठीक है। टी आपने नया टेम्परेचर क्या लिया है? फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो पहले ओरिजिनल वी नॉट जो था वो तो था 0 पे, अब अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 1/273 कर लोगे। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, वी नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जितना भी था, वो 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या कम करने पे। अब अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 1/273 टाइम्स वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। ये बात समझ रहे हैं? कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम जितना था, कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका 1/273 टाइम्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। मान लें एक चीज, इसको इस तरह से देखें कि भाई वी नॉट जो है वो है 546 cm क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वी नॉट जो है वो 46 है, ठीक है। तो वी टी जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो मालूम करना चाहते हैं, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। तो वॉल्यूम जो है क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो फिर कैसे होगा? भाई कह रहा है कि आप सिंपली क्या करें कि 546 जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1/273 टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा मेरी तरह टेबल आता है तो ये क्या होगा? 2 × 1/1 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1, यानी 2 cm क्यूब वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। 2 cm क्यूब वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो वी नॉट कितना था? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 546। तो मुझे बताएं न्यू वॉल्यूम एट चेंज टेम्परेचर क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ, वरुण कह रहा है 5। गलत गलत गलत, जहरा गलत। प्लस करोगे 2, वरना इतना कितना बढ़ेगा? 2 cm क्यूब बढ़ेगा। ओरिजिनल था 546, तो 2 ऐड करें ना, तो चेंज वॉल्यूम जो होगा 548 cm क्यूब होगा। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते हो, -1 करते हो, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा? 540 cm क्यूब होगा। अगर क्लियर है तो ताली बजाएं। कोई भी ले सकते हैं वॉल्यूम का यूनिट, वो आपकी मर्जी है। अगर आप आर का वैल्यू यूज कर रहे हो तो फिर अगर आप हमजा देखें, अगर आप आर का वैल्यू यूज करते हो तो फिर जो जिस यूनिट में आप आर का वैल्यू यूज करें, आपने वॉल्यूम वही रखना है, वही यूनिट रखना है। जिस यूनिट में आप
आर का वैल्यू यूज कर रहे हो, उसमें प्रेशर का यूनिट क्या था, वॉल्यूम का क्या था, टेम्परेचर का क्या था, आपने वही सेम यूनिट रखना है। पर अगर जहां पे आर यूज नहीं होता, जहां पे आर यूज नहीं होता, आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, आप सेम रख सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके 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 ओके, चले इसकी छोटी सी बात। तो भैया आखिरी ये है कि ये देखें, वॉल्यूम है और ये क्या चीज है, टेम्परेचर। तो होगा क्या, ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ये है, यानी रेफरेंस पॉइंट हमने लेनी है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस वॉल्यूम को हम कहेंगे वी नॉट। तो यहां से, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये वी नॉट है, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 पे जितना वॉल्यूम है, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ओनली 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वी नॉट क्या होगा, 1/273 टाइम्स अपने वॉल्यूम से बढ़ जाएगा, अपने वॉल्यूम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने आपको बताई, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ये होगी आपकी कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1/273, ये होगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो मान लें कि आपने 0 से 1 नहीं किया, आपने कर दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ पे 200 लिखेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम लिखेंगे, ये वॉल्यूम होगा एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। मजे की बात कहाँ आई थी, मजे की बात यहाँ पे आई थी ना, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे देखें कि ये वॉल्यूम भी 0 है और टेम्परेचर भी 0 है। तो इस जगह पे ये जो टेम्परेचर था, ये था -273.18 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कि इस जगह पे जो वॉल्यूम है गैस का, वो 0 हो गया, जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 0 हो गया, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं भैया एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट इज दिस टेम्परेचर, कि यहां से 273.18 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्टली 18 को 0.18 को इग्नोर किया जाता है और 273 कंसीडर किया जाता है, किसी बुक में आपको 16 भी मिल जाएगा। ये बराबर है किसके, 0 केल्विन के। ये यहां से एब्सोल्यूट स्केल की, केल्विन स्केल की स्टार्टिंग हुई थी चार्ल्स लॉ। तो ये टेम्परेचर है क्या, एब्सोल्यूट जीरो, a temperature at which volume of gas becomes zero, average kinetic energy of gas becomes zero, average molecular velocity of gas becomes zero। क्या समझते हो, इज इट पॉसिबल कि हम किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि आप किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस टेम्परेचर के आने से पहले ही गैस जो है या तो लिक्विड हो जाएगी या सॉलिड हो जाएगी, वो गैस रहेगी नहीं, इस लॉ को ओबे ही नहीं करेगी। तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, दिस इज अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर एंड इट कैन नॉट बी अचीव फॉर एनी गैस। किसी भी गैस के लिए हम ये टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, कोई भी गैस जो है इस टेम्परेचर को अचीव करने से पहले ही या तो लिक्विड हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? आज बिल्कुल गैसेज होती है, आइडियल है ना, रियल तो उससे पहले चेंज हो जाएंगी। एक छोटी सी टॉपिक कर लेते हैं, एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, इसका हमने ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस होती है, मोल्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, और प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर। तो आते हैं भैया, अच्छा इधर मैंने एक दो नोट लिखे हुए, नोट क्या है कि वैल्यू ऑफ चार्ल्स कांस्टेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो चार्ल्स कांस्टेंट के है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ गैस पे, यानी जो हम कांस्टेंट रख रहे हैं अगर उनको वेरी करेंगे तो रेशियो अपान वी अपान टी जो है, या जिसको हम चार्ल्स कांस्टेंट कह रहे हैं, वो चेंज हो जाए। नोट नंबर 2 ये है कि चार्ल्स लॉ इज ओबेड ओनली एट केल्विन, ऐसा नहीं है कि ओनली एट केल्विन, पर इट इज इजी, इट इज इजी टू कैलकुलेट प्रॉब्लम एट द केल्विन स्केल। सॉरी अदर हैंड जो है आप सेल्सियस पे भी, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, आप कर सकते हैं, और उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है। तो सिंपल यही रहेगा कि आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है 273 ऐड करें, सेल्सियस को जैसे ही केल्विन में चेंज करेंगे सिंपल V1 T1 से कर लें। तो ये ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, और यहां पे बताएं क्या इसमें, ये P2 P2 P1 P2 P3 चार्ल्स लॉ में बताएं
इनमें क्या क्या रिलेशन सही है? मैं इधर हाथ रखता हूं, क्या रिलेशन सही है? P2 इज ग्रेटर और P3 इज ग्रेटर? देखिए वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर की वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो वॉल्यूम कम से कम है P3 पे, तो P3 क्या होगा? P1 लेस देन, यानी P3 इज व्हाट? ग्रेटर देन। चलिए भैया सिंपल सी बात, एवोगेड्रोस लॉ की बात करते हैं। तो एवोगेड्रोस लॉ में सिंपल दो बातें हैं। नंबर पहली स्टेटमेंट इसकी है कि अमीडियो एवोगेड्रो था, इसकी पहली स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट दो रखेंगे, क्या रखेंगे? प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। की प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा क्यों करें? क्योंकि टेम्परेचर का अपना इफेक्ट है, प्रेशर का अपना इफेक्ट। अगर ये दो कांस्टेंट रखेंगे तो फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा। ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, आपको स्ट्रेट लाइन में। एक मोल का वॉल्यूम वी नो दैट 22.4, तो दो मोल का 44.8, 3 मोल का 67.2, 4 मोल का 89.6, 5 मोल का 112, 6 मोल का 134.4। तो इस तरह से वॉल्यूम लीनियरली क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हुई या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हुई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हुई या इनडायरेक्टली? भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हुई, ठीक है। दूसरी ये है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स हैं, अगर गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स हैं, एवोगेड्रो ने कहा था कि किसी भी गैस का एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4। तो अगर हमें हमारे पास सब गैसेस के, अगर हमारे पास सब गैसेस के वॉल्यूम 22.4 हैं, तो सबके मोल्स क्या होंगे? एक मोल होगा। सबके मोल्स क्या होंगे? एक मोल होगा। जब सबके एक मोल होगा तो सबके मॉलिक्यूल्स भी तो सेम होंगे ना, सबके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये सिंपल सी बात है। मैं इधर जगह ढूंढ के आपको, मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे पास है हाइड्रोजन, जीनान, नियान, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस। मैंने क्या किया, इनका वॉल्यूम सेम लिया 22.4 dm³ और कंडीशन ली STP। कंडीशन क्या ली? STP ली, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है कितने मोल्स का होता है बेटा? ये वॉल्यूम कितने मोल्स का होता है? 1 मोल का होता है। तो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम होने की वजह से इनके पास मोल सेम है। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। यही इसकी सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी? V1/N1 इज इक्वल टू K, V2/N2 इज इक्वल टू K, K को खा गया, बाकी रह गया V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इसका एक, इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक मैं थोड़ी सी जल्दी दिखाता हूं आपको। वो सिंपली मैंने अभी आपको टेस्ट में भी दिया था कि भाई 5.6 dm³ ऑफ अ गैस, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको। 5.6 dm³ ऑफ अ गैस वेज, अभी मैंने लास्ट टेस्ट में दिया था आपको 7.5 ग्राम। व्हाट इज दैट गैस? ये कौन सी गैस है जिसकी हम बात करें? ए, बी, सी, उसके बाद डी फॉर दाल, NO है, CO है, CO2 है, SO3 है। आप सिंपली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक नजर मुझे बताएं कि भाई 5.6 dm³ जो है उसका जो मास है वो है 7.5 ग्राम। तो हमने क्या मालूम करना है? हमने एक मोल का मालूम करना है, ठीक है। तो एक मोल का मास पता नहीं कितना, हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एक मोल, या इधर लिखेंगे x, उसका गैस का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। इधर एक मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। आप क्या करोगे? आप जाके सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू आएगा 30। x का वैल्यू क्या आएगा? 30। तो आपकी गैस कौन सी होगी? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। होपफुली समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? MCQs का लेक्चर अभी मैं जो है ना बाद में, क्लासेस के बाद में रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है। MCQs कराएंगे तो टॉपिक रह जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक को हम क्लास में कवर करेंगे, MCQs में आपको बाद में सेंड, ठीक है। PDF भी आपको सेंड। ये सर।